अ वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग मुझे इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे डिजिटल वीडियो सीक्वेंसिंग के अगले जीएस के वीडियो में। सो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है, आप स्क्रीन में जैसा देख सकते हैं, क्लियर लिखा हुआ है राज्यसभा। अब यहां पर एक बात को जरा पॉइंट करिएगा कि लास्ट वीडियो में मैंने एक छोटा इंट्रोडक्शन दिया था, जहां आपको संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में एक छोटी सी जानकारी दी थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस समय आपको भले उसकी क्वालिटी और उसकी वैल्यू का पता ना रहा हो, लेकिन जैसे ही मैंने अभी बोला राज्यसभा, वैसे ही तुरंत आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर आ जाता है और वह हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं खड़े करता, बल्कि हमारे लिए चीजों को इजी मोड में स्टार्ट करता है। और कहते हैं कि एक अच्छी शुरुआत किसी भी काम के 70% को समाप्त कर देती है। सो हमारा जो टॉपिक राज्यसभा है, अब वह आपके लिए पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं है। आप पूरी तरीके से उसको लेकर एब्सेंट माइंडेड नहीं हो। ओके, सो राज्यसभा के बारे में शुरू करने के पहले मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर रिकॉल करता हूं कि राज्यसभा हमारी संसद का उच्च सदन कहलाता है, जिसके अलावा एक लोकसभा भी होती है, और राज्यसभा लोकसभा के ऊपर राष्ट्रपति होता है, जिसे मिलाकर हम संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का नाम देते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड द जनरल डिटेल्स विच इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जाम्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक द हाई पार्लियामेंट और द स्टेबल पार्लियामेंट और राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संसद में। एज यू ऑल कैन सी इन द स्क्रीन कि यहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या के बारे में। सो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि एक बात को आप अच्छे से समझिए। एक वर्ड होता है जहां हम कहते हैं कि राज्यसभा की अधिकतम सीट्स, और एक वर्ड, एक सेंटेंस आता है जहां हम कहते हैं कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या वर्तमान में। तो जब वर्तमान लग जाए या सदस्य संख्या की बात हो, तो हमको वह बताना है जो आज या पिछले चुनाव के बाद लोग जिस स्थिति में हैं। और जब हम बात करते हैं अधिकतम सीट्स की संख्या, तो हमको वह बताना है जो संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है। कहने का मतलब कि जब मैं बोलता हूं 250 और जब मैं बोलता हूं 245, तो दोनों में अंतर क्या है? 250 एंड 245 में। यहां अंतर यह है कि 250 क्या है? अधिकतम सीट संख्या या संविधान के द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम सदस्य संख्या। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, तो वह अधिकतम सदस्य संख्या है 245। ये 245 कहां से आते हैं, मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूं। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। आप इन्हें नहीं, आप 250 को भी यही कहेंगे, लेकिन मैं आपको वर्तमान जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि आज हमारे संसद में 233 सदस्य वो हैं जो राज्यों से राज्यसभा सांसद चुनकर आए हैं, और 12 सदस्य वो हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, मनोनीत करता है अपने मन के अनुसार। यहां शब्द समझिए, मनोनीत का मतलब होता है अपने मन के अनुनीत। अब यह मामला क्या है, जरा समझिएगा इस बात को। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वह राज्यसभा में और लोकसभा में एक निश्चित संख्या में, जो निर्धारित की गई है संविधान के द्वारा, उस संख्या के अधिकतम स्वरूप में लोगों को अपने मन के अनुनीत यानी मनोनीत कर सकता है, जिसमें से राज्यसभा के पास यह सदस्य संख्या होती है 12। वह लोग कौन होंगे? ऐसे लोग जो फिल्म, खेल, संस्कृति, समाज या किसी भी भारतीय क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो, ऐसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता हो, तो वह क्या कर सकते हैं? वह उन्हें यहां पर पदासीन कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा यह 12 लोग जिन्हें पद दिया जाता है, वह राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी वोटिंग नहीं करते हैं। बाकी में वह अपने विचार रख सकते हैं और वोट दे सकते हैं।
ओके, सो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों की। अब यहां एक बात और आती है, मन में कभी ख्याल आता है, सवाल आता है कि क्या 12 सदस्य एक साथ पूरे आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितने सदस्यों को लाना चाहते हैं 12 में से। वह 12 के 12 भी ला सकते हैं मैक्सिमम, वह 1 2 3 4 7 8 9 11 इतने भी रख सकते हैं, वह उनकी चॉइस है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि एक अंतर आएगा जब हम लोकसभा पढ़ेंगे इसी तरह की किसी बात पर। सो मैंने आपको बताया कि 233 सदस्य इस समय हमारे पास राज्यसभा में राज्यसभा सांसद के रूप में है और 12 सदस्यों की नियुक्ति होती है जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वह राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी वोट नहीं डालते, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो वह वोट जरूर डालेंगे। महाभियोग पर वोट डाला जा सकता है। सो दिस वॉज अबाउट दी काउंटिंग। अब इसके बाद आपको एक नंबर दिख रहा होगा 30 साल 30 ईयर्स। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी एज है जो राज्यसभा, लोकसभा या राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम यानी मिनिमम क्वालिफाइंग कंडीशन में होती है। उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैंने आपको कल भी बोला था, हायरार्की यानी कि क्रमावली फिक्स रखिए। सबसे पहले हम बोलते हैं राष्ट्रपति, ओके, उसके बाद हमने नाम लिया था राज्यसभा और उसके बाद हमने नाम लिया था लोकसभा। यही हमारी हायरार्की है, राइट? राज्यसभा फिर लोकसभा। राष्ट्रपति की जो मिनिमम एज होती है वो होती है 35 इयर्स, कम से कम पूरी हो चुकी होनी चाहिए, अधिकतम एज का कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद राज्यसभा की होती है 30 इयर्स, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और लोकसभा की होती है 25 इयर्स। करंट में आपको इन सबसे संबंधित जो भी बातें होंगी बताई जाएंगी। फिलहाल आपके लिए राष्ट्रपति, राज्यसभा 5-5 साल का अंतर है। हायरार्की सेट कर लीजिए, 35 माइनस 5 30, 30 माइनस 5 25, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहां मैंने आपको यह बताया कि मिनिमम एज राज्यसभा सदस्यता की कितनी होती है, 30 इयर्स। ओके, इसके बाद अगर हम कार्यकाल की बात करेंगे तो जिस तरीके से राज्यसभा को एक स्थायी सदन कहा जाता है, परमानेंट असेंबली कहा जाता है, स्टेबल असेंबली कहा जाता है, उसके पीछे एक कारण है कि कभी भी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या खाली नहीं होती है, वहां कोई ना कोई सदस्य होता है। अब वो कोई ना कोई से मतलब 1-2 से नहीं है, 2/3 सदस्य वहां हमेशा अपने पद पर बने रहते हैं। वो कैसे होता है देखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, राइट? अब इसमें होता यह है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ले लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि 2/3 सदस्य हमेशा क्या होगा, प्लेटफॉर्म पे बने रहेंगे। बात समझ में आ गई? सो आपको यहां क्लियर हुआ कि सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें से प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ले लेते हैं, और इसी वजह से हमारा जो राज्यसभा का टेन्योर है वो परमानेंट बना रहता है। ओके, सो आपको यह भी क्लियर हो गया कि सदस्यता का कार्यकाल 6 वर्ष का है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, कार्यकाल से अपने मुक्ति पाते हैं, लेकिन 2/3 सदस्य हमेशा सदन में बने रहते हैं, इसलिए सदन लगातार लगता रहता है। ओके, क्लियर हो गई बात? और यही सब कारण है कि इसकी वजह से स्टेबल यानी परमानेंट असेंबली भी कहा जाता है। अपर हाउस तो कहते ही हैं, ये तो आपको पहले ही पता है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसके सभापति की और उपसभापति की, राइट? ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को लीड करने के लिए कुछ पद होते हैं। जैसे कि राज्यसभा को आप देख सकते हैं सभापति लीड करते हैं, और उनके नीचे काम करने के लिए एक उपसभापति होता है। जब किसी तरीके से लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उसके नीचे लोकसभा उपाध्यक्ष, तो हम बात कर रहे हैं सभापति की। बहुत सिंपल है, इस बात को याद रखिएगा। आप स्क्रीन में देखिए, बड़े गौर से देखिए कि सभापति राज्यसभा का वह होता है जिसे संसद के द्वारा
देश का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट दी उपराष्ट्रपति का पद किस तरीके से सभापति का पद प्राप्त करता है। इसके बाद बात आती है उपसभापति की। ये जो उपसभापति होता है इसे राज्यसभा के सदस्य स्वयं चुनते हैं। ओके, अब बात यहां पर यह आती है कि यदि इन दोनों को पद से हटाना है तो क्या होगा। बड़े सिंपल सा तरीका है। अगर आपको सभापति को पद से हटाना है तो इसका मतलब यह है कि आपको क्या करना है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक दोनों सदनों में एक प्रोसेस चलती है जिसे मैंने पहले भी बताया है, इंपीचमेंट प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, जिसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी, उसके बाद ही वह शुरू होगी। इसके बारे में पर्टिकुलर जब हम उपसभापति कहने का मतलब है जब उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए 14 दिन पहले उन्हें सूचना देकर दोनों सदनों से 2/3 वोटिंग प्राप्त की जाती है, और अगर वो उनके डिसफेवर में यानी उनके विरोध में आई तो वो उनके पद से अलग कर दिए जाएंगे, खारिज कर दिए जाएंगे, लेकिन 14 दिन पहले बताना है। इसी तरीके से जब उपसभापति की बात आती है तो उपसभापति के अपने पद से अलग होने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो वह त्याग पत्र दे, दूसरा कि वह किसी भी सूरत में ऐसा हो जाए कि राज्यसभा की सदस्यता उसके हाथ से चली जाए तो वह अपने आप अपने पद से अलग हो जाएगा, और तीसरा वह होता है कि उस सदन के लोग यानी राज्यसभा के सदन के लोग 2/3 बहुमत से उपराष्ट्रपति के लिए एक विरोध बहुमत ले आए, यानी वह नहीं चाहते 2/3 लोग कि तथाकथित व्यक्ति हमारे सदन का उपसभापति हो। लेकिन यहां भी ध्यान रखिएगा कि यह बहुमत लाने के पहले, यह प्रक्रिया या कार्यवाही होने के 14 दिन पहले आपको उपसभापति को भी सूचित करना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि जब तक उपसभापति के ऊपर यह प्रक्रिया चलेगी तब तक उपसभापति अपने पद पर आसीन नहीं होंगे, एक तरीके से बर्खास्त रहेंगे उपसभापति अपने पद से। उपसभापति और सभापति के बारे में भी आपको पता चल गया कि कौन चुनता है और कैसे अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में, और उसके बाद फिर इस चीज से रिलेटेड कि कैसे वो कनेक्ट करेगा आपके जनरल फैक्ट्स से। तो जनरल फैक्ट्स में सबसे लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि इनके पास अधिकार क्या है। एक जो इनके पास पूरा अधिकार है, पूरा, और एक है जिसमें इनके पास अधिकार की कमी है। तो जो पूरा अधिकार है वो है आर्टिकल 312 के अंतर्गत, आर्टिकल 312 के अंतर्गत आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज की पोस्टिंग का। और जो अधिकार इनके पास होते हुए भी नहीं है वह आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक का। किसका? धन विधेयक का। अब इसके बारे में जानकारी मैं आपको देता हूं, अच्छे से समझिएगा। राज्यसभा के सदस्यों के पास राजसी ठाट बाट वाली 312 यानी इंडियन सिविल सर्विसेज यूपीएससी के पोस्टिंग्स को फील्ड करने का, उनके बारे में चेंज करने का, उन्हें निर्धारित करने का, उनको पद देने का अधिकार होता है, और यह पूरी तरह से उन्हीं के हाथ में होता है। 312 और 315 आर्टिकल यह बताते हैं कि किस तरीके से राज्यसभा भारत में आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के पद की स्थापना कर सकती है, फेरबदल कर सकती है, बदलाव कर सकती है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द 312 आर्टिकल 312 रिगार्डिंग आईसीएस। अब इसके बाद आते हैं हम धन विधेयक। अब धन विधेयक के मामले में क्या होता है जरा गौर से सुनिएगा। कोई भी विधेयक जब हमारे सदन में, सदन कहने का मतलब मैं संसद की बात कर रहा हूं, जब भी सदन में आता है तो उसे 2 हिस्सों से होकर गुजरना पड़ता है, एक राज्यसभा और लोकसभा। पहला कोई भी हो सकता है, यानी पहला ये भी हो सकते हैं तो दूसरा ये होगा, या पहला ये होगा तो दूसरा ये होगा। ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा। अच्छे से समझिएगा, राज्यसभा या लोकसभा। लेकिन जब बात धन विधेयक की होगी तो हमेशा पहला नंबर आएगा लोकसभा का, उसके बाद दूसरा नंबर आएगा राज्यसभा का। उसका कारण है कि लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, तो याद रखिए जनता के ऊपर उपयोग किए जाने वाले धन के निर्णय का महत्वपूर्ण जानकारी लेने और देने का भी और करने का भी अधिकार लोकसभा के सदस्यों के पास होगा पहले, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। ठीक है, क्योंकि यहां राज्यसभा में पार्टियों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं जिन्हें वह करना चाहें, और वह कैसे होते हैं? वह होते हैं विधायकों के द्वारा दिए गए वोट से। उसमें जनता का सीधा कोई हाथ नहीं होता है। राज्यसभा सांसद की बात हो रही है।
ओके, सो अब यहां होता क्या है धन विधेयक में, याद रखिए, लोकसभा से जब धन विधेयक राज्यसभा में जाएगा तो वो दो कंडीशंस को प्राप्त करता है। पहली कंडीशन, लोकसभा से जब राज्यसभा में विधेयक गया, धन विधेयक जिसे मनी बिल कहते हैं, जब धन विधेयक गया तो ये किसी भी प्रकार का केवल सजेशन दे सकते हैं। आप स्क्रीन में देख रहे हैं लिखा हुआ है, यह किसी भी प्रकार का केवल सजेशन दे सकते हैं, उस पर कोई निर्णय नहीं दे सकते। अब जरूरी नहीं कि ये जो सजेशन दें और देकर उसे लौटाएं लोकसभा को तो लोकसभा उसे माने ही नहीं, कोई जरूरी नहीं। लोकसभा का मन, अगर वह चाहेगी तो वह चेंज करेगी और नहीं चाहेगी तो बिना चेंज के वापस लौटा देगी, और जब वापस लौटाएगी तो राज्यसभा को उसे मानना ही पड़ेगा, पारित करके आगे राष्ट्रपति के पास भेजना ही पड़ेगा। अब बात की, अगर इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, अगर नहीं बोला तो मैक्सिमम 14 डेज तक ही इंतजार किया जाएगा इनके किसी भी एक्टिविटी का, अदरवाइज फिर इसे पारित मान लिया जाएगा और वह विधेयक राष्ट्रपति के पास आगे भेज दिया जाएगा। कहने का मतलब कि यदि आप लोकसभा हैं और मैं राज्यसभा हूं तो आपने अगर मुझे धन विधेयक भेजा तो मेरे पास मैक्सिमम 14 डेज है कुछ भी करने के लिए, और वह कुछ भी क्या है, मैं केवल सजेशन दे सकता हूं, और सजेशन दे के आपको वापस दूंगा तो आपकी मर्जी, आप उसे माने या ना माने, लेकिन अगर आपने मुझे उसे वापस भेजा तो मुझे उसे आगे भेजना ही पड़ेगा। या फिर अगर 14 दिन तक मैंने उस पर कोई बात नहीं करी तो यह मान लिया जाता है सैद्धांतिक संवैधानिक रूप से कि वह पारित हो गया है हमारी तरफ से और वह राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। सो दिस वाज अबाउट दी 2 पावर्स, जिसमें से एक पावर होल सोल उनके पास है और एक पावर होते हुए भी उनके पास नहीं है। ओके, सो दिस वाज अबाउट दी राज्यसभा पॉइंट्स। अब इसके बाद मैं अगले छोटे से सेक्शन में आपसे बात करूंगा कि ऐसे कुछ और फैक्ट्स हैं जो राज्यसभा से संबंधित और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कि राज्यसभा के सिस्टम को तो हमने समझ लिया, अब राज्यसभा से संबंधित अगर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं तो हम उनको कैसे याद करेंगे या उनके बारे में पहले तो जानकारी लें। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक एक करके मैंने सारे फैक्ट्स लिख दिए हैं, बट फिर भी मैं उसको एक बार रिपीट करूंगा, अपनी तरफ से वर्बल बोलूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले लिखा हुआ है और जो होना भी चाहिए पहले वही है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ। हमारे देश की पहली राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में, 3 अप्रैल 1952। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी आया कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई तो आपको दोनों में अंतर याद रखना है कि वह गठन कब हो रही है और बैठक उसकी कब हो रही है। तो गठन हुआ है 3 अप्रैल को, लेकिन बैठक हुई है 13 मई को। 13 मई पहली बैठक होती है और उसके पहले उसका गठन होता है और वह गठन होता है 3 अप्रैल को। ओके, याद रखिएगा राज्यसभा का पहला सभापति, तो इसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जो व्यक्ति देश का पहला उपराष्ट्रपति रहा होगा वही हमारे देश की पहली राज्यसभा का सभापति भी रहा होगा। इट इज नन अदर देन लेट श्री राधाकृष्णन जी, जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति भी थे और 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे। ऐसा करने वाले वह अब तक के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बार राष्ट्रपति पद और 2 बार उपराष्ट्रपति पद को संभाला हो। ओके, इसके अलावा हम देखेंगे कि पहला सभापति तो पता चल गया हमें, लेकिन पहला उपसभापति कौन है तो उसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। हम हमेशा बोलते हैं राधे कृष्णा, तो अगर यहां राधा आ रही है तो उनके साथ साथ यहां कृष्ण भी चलेंगे, कृष्णमूर्ति राव। तो पहले सभापति राधा कृष्णन जी और पहले उपसभापति कृष्णमूर्ति राव। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ सीट्स को लेकर। हमारे देश में सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें, तो मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं वह पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है, पॉपुलेशन का रेशियो। तो ऑब्वियसली वह कहां होगी, वह होगी यूपी में। सो हमारे पास जो सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें हैं वो यूपी में है 31, और जो सबसे कम है उसमें 1 से ज्यादा राज्य है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कोड बना दिया है, आपको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना, और वो कोड ये है 7 सिस्टर्स माइनस असम। मैथ्स का एक फॉर्मूला समझ लीजिए, 7 सिस्टर्स माइनस असम प्लस गोपू। 7 सिस्टर्स माइनस असम प्लस गोपू। अब ये क्या है, 7 सिस्टर्स आपको जितने भी राज्य पता है उनको यहां लिख लीजिए, उसमें से असम को क्या करिए, अलग कर दीजिए। तो जो 6 राज्य बचेंगे वो, और उसके साथ हम गोवा को ऐड ऑन करें और उसके साथ हम पुदुचेरी को भी ऐड ऑन करें, पांडिचेरी जिसे बोलते हैं। तो इन सभी में
जो सीट संख्या है वो सिंगल है, न्यूनतम 1। ये याद रखिएगा, इसके साथ में ये याद रखिएगा कि हमारे जो भी केंद्र शासित राज्य हैं 7, उनमें से 2 यानी दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे हैं जिनको अब राज्यसभा में सीट्स मिल चुकी हैं, दिल्ली की 3 और पांडिचेरी की 1। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के राज्य हैं उनको आप कैसे याद रखेंगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा कोड है, याद रखिएगा। कोड आ दादा चल, आ दादा चल। आ दादा चल मतलब आपके दादाजी को अब वहां कुछ मिलने ही नहीं वाला, सीट्स है ही नहीं, तो यहां रह के अपनी बेइज्जती क्यों कराना? आ दादा चल। आ से अंडमान निकोबार, दा से दादरा नगर हवेली, दा से दमन दीव और चा से चंडीगढ़ और ला से लक्षद्वीप। इनको राज्यसभा सीट्स प्राप्त नहीं है, जबकि दिल्ली और पांडिचेरी के पास राज्यसभा सीट्स हैं केंद्र शासित राज्य होते हुए भी। राइट? तो अब लास्ट में हम चलते हैं, एक सिंपल सी बात वो ये कि साल भर में, एक साल में, न्यूनतम 1 साल की बात हो रही है मेजरमेंट, 1 साल में जो भी राज्यसभा के अधिवेशन बुलाए जाएंगे उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाएगा, और 2 अधिवेशनों के बीच में न्यूनतम 6 माह का ही गैप हो सकता है। आपको जल्दी यानी साल में कम से कम 2 तो आपको करने ही है। सो गाइज, उम्मीद मैं ये करता हूं कि आपको अब ये पता चल गया होगा कि राज्यसभा से संबंधित मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। चीजों की गहराई में जितना आप जाना चाहेंगे, बहुत गहरा समंदर है जीएस का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस गहराई में जाने के पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि एक्चुअली वह गहराई है कितनी, और वह गहराई का पता हमें तभी पता चलता है जब हमें सतह का ज्ञान हो। ओके, सतह का मतलब होता है बेस। तो आप जब राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको यह चीज पता है कि वह संसद का उच्च सदन है, परमानेंट असेंबली है, उसकी सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए मूल संविधान में बताई गई है, और कितनी है दोनों पता चल गई। जितनी सदस्य संख्या उसमें से डिवीजन कैसे 233 और 12 वो भी पता चल गया। उसके बाद हमें यह पता चलता है कि किस तरीके से उसका सदस्यों का कार्यकाल होता है और वह कब तक के लिए होते हैं और कैसे अवकाश लेते हैं, आपको पता चल गया। उसके बाद आपको यह भी पता चलता है कि किस तरीके से सभापति और उपसभापति को चुना जाता है और कैसे उन्हें हटाया जा सकता है, यह भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद राज्यसभा का एक हैंड ओवर पावर पता चलता है जो कि 312 आर्टिकल में आईसीएस के लिए है, और आपको यह भी पता चलता है कि किस तरीके से धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, वो केवल सजेशन दे सकती है, वो भी आपको पता चलता है। इसके बाद हम फैक्चुअल की तरफ आते हैं, और फैक्चुअल में हम यह देखते हैं कि राज्यसभा का गठन कब हुआ और उसकी पहली बैठक कब हुई, किसके पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं और किनके पास सबसे कम सीट्स हैं। ओके, और उसके अलावा आपने देखा कि एज लिमिट क्या है, और उसके अलावा आपने यह देखा कि कौन कौन से राज्य हैं जो इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। उम्मीद मैं करता हूं कि अब के बाद से आपके लिए राज्यसभा कोई एक विशेष और बड़ा टॉपिक नहीं रह जाएगा। महत्वपूर्ण तो होगा लेकिन बहुत ही आसान तरीके से। एक बार अपनी बुक से इसको पढ़कर देखिएगा, आप डेप्थ के नॉलेज में जाएंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी। अगर संबंधित जानकारी आपको कुछ और मुझसे पूछनी है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, मुझे यह लगता है कि मैक्सिमम बच्चे उसके लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने ये कंफर्म किया हुआ है कि हम अगले 3-4 महीने के अंदर अपनी इस ऑनलाइन स्टडीज की पढ़ाई को इतना बेहतर बना देंगे कि किसी भी चीज की कोई कमी रह ना जाएगी, क्योंकि अभी वक्त है आपके पास। ओके, आज के टॉपिक पर, राज्यसभा के टॉपिक पर इतना ही। अगला टॉपिक हम लोकसभा का लेकर आएंगे जिसमें हमें थोड़ी ज्यादा जानकारी की जरूरत पड़ेगी। ओके, तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपना और अपने आसपास, अपने घर और समाज का ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।